Hello friends, welcome in my YouTube channel in Electrical Excellence। आज पार्ट 12 वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट थियरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर डिस्कस करेंगे। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमीकंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर जिसके अंदर कंडक्टिविटी ज्यादा होती है और करंट इजीली फ्लो हो सकता है और रेजिस्टेंस भी कम होता है। कंडक्टर मटेरियल कौन कौन से है? कॉपर, एल्यूमिनियम और सिल्वर। फिर हमने इंसुलेटर की बात की थी। इंसुलेटर जिसका इंसुलेटिंग मटेरियल की रेजिस्टिविटी हाई होती है और उसका रेजिस्टेंस भी हाई होता है। और इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे वुड, प्लास्टिक, रबर, सेरामिक, ये सारे इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसमें से करंट इजीली फ्लो नहीं होता है। फिर हमने बात की थी सेमीकंडक्टर, जो प्योर मेटल भी नहीं है और प्योर इंसुलेटिंग मटेरियल भी नहीं है। और किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर हम कोई इम्प्यूरिटीज ऐड करते हैं तो वो मटेरियल हमारा मेटल होता है या इंसुलेटिंग होता है। जैसे अगर सिलिकॉन के अंदर हम फॉस्फोरस को ऐड करेंगे तो वो मटेरियल हमारा हो जाएगा एक तरह का नॉन मेटल या इंसुलेटिंग मटेरियल। और जब हम बोरोन ऐड करेंगे तो वो मटेरियल हमारा हो जाएगा एक तरह का मेटल। तो जब भी किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वो मेटल भी हो सकता है या नॉन मेटल भी हो सकता है। फिर हमने बात की थी क्वालिटीज ऑफ गुड कंडक्टर, यानी कंडक्टर की कौन कौन सी अच्छी क्वालिटीज है। जैसे कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल इजीली अवेलेबल होना चाहिए और उसकी कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। जैसे हमने कॉपर और एल्यूमिनियम की बात की थी। कॉपर जनरली लो वोल्टेज सिस्टम में यूज होता है और हाई वोल्टेज सिस्टम में एल्यूमिनियम यूज होता है। फिर किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। जैसे हमने सॉलिड कंडक्टर और स्ट्रैंडेड कंडक्टर की बात की थी। स्ट्रैंडेड कंडक्टर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ सॉलिड कंडक्टर से अच्छी होती है, क्योंकि जब भी आप स्ट्रैंडेड कंडक्टर को बेंड करते हो तो वो इजीली ब्रेक नहीं होता है, जबकि सॉलिड कंडक्टर इजीली ब्रेक हो सकता है। कोई भी कंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए और उसकी रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए। जितनी कंडक्टिविटी हाई होगी उतना ही उसमें से करंट ज्यादा फ्लो होगा। कोई भी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एटमॉस्फेरिक कंडीशन उसके ऊपर अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर टेम्परेचर या कोई एटमॉस्फेरिक कंडीशन उसके ऊपर अफेक्ट होती है तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और उस कंडक्टर मटेरियल का रेजिस्टेंस कम होगा। कोई भी कंडक्टर इजीली बेंड होना चाहिए और सोल्डरिंग होना चाहिए। कहीं पे भी जॉइंट लीकेज है या तो इनपरफेक्ट जॉइंट है या तो वायर ब्रेक है तो वहां पे हम सोल्डरिंग करके सर्किट में करंट इजीली फ्लो कर सकते हैं। फिर हमने इंसुलेटर की अच्छी क्वालिटीज देखी। जैसे फर्स्ट है हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस। किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। जितनी उसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी उतना ही उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस हाई रहेगा। उसमें से करंट निग्लेजिबल फ्लो होना चाहिए और इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मटेरियल का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। जितना इनफाइनाइट होगा उतना ही वो मटेरियल बेटर होगा। किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए। जितनी मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होगी उतना ही उस मटेरियल के अंदर कोई भी ओवर वोल्टेज, ओवर करंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस की इफेक्ट नहीं होगी। फिर किसी भी मटेरियल की परमिटिविटी लो होनी चाहिए। जैसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी। अगर किसी भी मटेरियल की परमिटिविटी कम है तो उस मटेरियल के ऊपर कोई भी एक्सटर्नली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अफेक्ट नहीं करेगा और वो मटेरियल लो वोल्टेज पे ब्रेक नहीं होगा, वो मटेरियल हाई वोल्टेज पे ब्रेक होगा। फिर किसी भी मटेरियल की मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए। जैसे हमने ट्रांसमिशन टावर की बात की थी, जैसे हमने कंडक्टर की बात की थी। अगर कंडक्टर पे कोई भी विंड प्रेशर या आइस डिपॉजिट होता है तो वो कंडक्टर ब्रेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट होगी। अगर कंडक्टर को हम इंसुलेटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो कंडक्टर अच्छे से कनेक्ट होना चाहिए। वो इंसुलेटर कंडक्टर को अच्छे से टेकल कर सके उसका वेट। अगर कंडक्टर ब्रेक हो जाएगा तो फेस टू ग्राउंड या फेस फॉल्ट, इस तरह का फॉल्ट क्रिएट हो सकता है और हमारे सिस्टम को कोलैप्स कर सकता है। फिर हमने बात की थी कि कहीं पे भी ट्रांसमिशन लाइन हो, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो, किसी भी मॉइस्चर वाले एरिया, केमिकल वाले एरिया या डस्टी एरिया में से पास होता है तो डस्ट, केमिकल या मॉइस्चर की इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इंसुलेशन वीक हो जाएगा। कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल नॉन इनफ्लेमेबल होना चाहिए, फ्लेमेबल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इलेक्ट्रिक सिस्टम कोलैप्स हो सकती है, इंसुलेशन वीक हो सकता है। फिर हमने बात की थी मॉइस्चर रेजिस्टेंस। किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल का मॉइस्चर रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, मॉइस्चर के उसके ऊपर अफेक्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इंसुलेशन वीक हो सकता है। फिर हमने बात की थी कि अलग अलग इंसुलेटिंग मटेरियल के अलग अलग क्लास होते हैं। जैसे क्लास वाई, क्लास ए,
क्लास ई, क्लास बी, क्लास एच, क्लास सी, हर इंसुलेटिंग मटेरियल की टेम्परेचर विथस्टैंड कैपेसिटी अलग अलग होती है। जैसे क्लास वाई में 90 डिग्री है, क्लास ए में 105 डिग्री है। तो अलग अलग इंसुलेटिंग मटेरियल अलग अलग सर्किट, मशीन और सिस्टम में यूज होते हैं एज पर द टेम्परेचर विथस्टैंड कैपेसिटी। तो ये सारे कंटेंट्स हमने पिछले वीडियो पार्ट 11 में कंटेंट कवर किए थे। आज पार्ट 12 वीडियो के अंदर हम जो कंटेंट कवर करने वाले हैं, आज के वीडियो के कंटेंट्स है व्हाट इज वायर एंड केबल। वायर और केबल क्या होता है, फिर हम डिफरेंस बिटवीन बेयर वायर एंड इंसुलेटेड वायर का डिफरेंस पढ़ेंगे, फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन द सॉलिड इंसुलेटेड वायर एंड स्टैंडर्ड इंसुलेटेड वायर एंड हाउ टू मेजर द साइज ऑफ वायर विद सुटेबल एग्जांपल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वायर और केबल क्या होता है। वायर एंड केबल्स आर यूज्ड टू सेफली ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल करंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। किसी भी वायर के अंदर कंडक्टिंग मटेरियल होता है और उसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली मूव हो सकता है, और जब भी आप कंडक्टर को एक्सटर्नली वोल्टेज अप्लाई करते हो तो उस कंडक्टर में से करंट एक एंड से दूसरे एंड तक इजीली फ्लो हो सकता है, उसको ही हम वायर और केबल बोलते हैं। और वायर के ऊपर इंसुलेशन माउंट करते हैं तो वो प्रोटेक्शन के लिए होता है, जो ओवल शॉर्ट सर्किट या तो ह्यूमन को प्रोटेक्ट करता है। वायर एंड केबल्स आर यूज कॉपर, टीन कॉपर और एल्यूमिनियम एज ए कंडक्टर। जनरली हम लो वोल्टेज सिस्टम में कॉपर या टीन कॉपर का यूज करते हैं और हाई वोल्टेज सिस्टम में एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। A wire is wound with the insulation over a group of one or more wire is called a single core। ठीक है, किसी भी वायर के यानी किसी भी कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन के एक या दो वायर वाउंड करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल कोर। अ ग्रुप ऑफ सिंगल कोर और मल्टी कोर वायर हैज हाई करंट कैपेसिटी इज कॉल्ड अ केबल। अगर एक कंडक्टर के ऊपर, ठीक है, एक कंडक्टर है या मल्टी कंडक्टर, जैसे सिंगल फेस कंडक्टर है या थ्री फेस कंडक्टर है, उसके ऊपर जब इंसुलेशन माउंट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, केबल बोलते हैं। अगर सिंगल कोर केबल है तो उसके ऊपर भी इंसुलेशन माउंट कर सकते हैं, और थ्री फेस जो केबल है जैसे आर वाई बी फेस के लिए अगर थ्री कंडक्टर्स है उसके ऊपर अगर इंसुलेशन माउंट करते हैं तो उसको भी हम केबल बोल सकते हैं। फिर दिस इंसुलेशन इज पीवीसी, एक्सएलपी, वीआईआर एंड सीटीएस। पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक्सएलपी यानी क्रॉस लिंक पॉलीथेनिन एंड वीआर यानी वल्केनाइज इंसुलेटेड रबर। तो ये सारे इंसुलेशन जनरली हम किसी भी कंडक्टर के ऊपर वाउंड करते हैं। ईच कोर हैज ए 1 7 1937 वायर्स एज ए शोन इन द फिगर। यानी एक कोर का कंडक्टर भी हो सकता है, 7 कोर का कंडक्टर भी हो सकता है, 19 कोर्स भी हो सकते हैं या 37 और उससे भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, फिर हम डिफरेंस देखेंगे बेयर वायर और इंसुलेटेड वायर। ये हमारा बेयर वायर है, ये हमारा इंसुलेटेड वायर। डिफरेंस क्या दिख रहा है, बेयर वायर के ऊपर कोई भी इंसुलेशन नहीं होता है, जबकि इंसुलेटेड वायर के ऊपर इंसुलेशन यूज होता है। पीवीसी, प्लास्टिक, रबर, इस तरह का इंसुलेशन हम उस कंडक्टर के ऊपर माउंट करते हैं, जबकि बेयर कंडक्टर या बेयर वायर के ऊपर कोई भी इंसुलेशन नहीं होता है। जैसा आप यहाँ पे उसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, अ वायर विदाउट एनी टाइप ऑफ इंसुलेशन इज कॉल्ड अ बेयर वायर। बेयर मीन्स अ वायर विदाउट अ कवर और शीथ। किसी भी कंडक्टर के ऊपर अगर इंसुलेशन नहीं यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेयर वायर। A bare wire is covered with an insulating material such as a PVC, VIR, etc. Then such a wire is called a insulating wire। किसी भी कंडक्टर के ऊपर अगर इंसुलेशन माउंट करते हैं, पीवीसी, वीआईआर, सीटीएस या कोई भी इंसुलेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटिंग वायर। बेयर वायर कहाँ पे यूज होता है, बेयर वायर इज यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड वायरिंग एज वेल एज फॉर इक्विपमेंट लाइक फ्यूज एंड रियोस्टेट। जनरली लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हम बेयर वायर का यूज करते हैं। अगर इंसुलेशन उस बेयर वायर के ऊपर यूज करेंगे, अगर एग्जांपल ट्रांसमिशन लाइन 500 किलोमीटर के ट्रांसमिशन लाइन है, अगर उसके ऊपर इंसुलेशन माउंट करेंगे तो कॉस्ट उस वायर की इंक्रीज हो जाएगी। तो जनरली ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ओवरहेड वायरिंग एज वेल एज इक्विपमेंट लाइक फ्यूज एंड रियोस्टेट, रियोस्टेट भी वायर वाउंड रियोस्टेट होता है, तो इसके ऊपर भी हम इंसुलेशन जनरली माउंट नहीं करते। फ्यूज, फ्यूज जैसे एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है और फ्यूज के अंदर मेटल वायर होता है, इसके ऊपर भी इंसुलेशन हम माउंट नहीं करते हैं, और फ्यूज का रेटिंग एम्पियर में होता है।
1 एम्पियर से लेके किलो एम्पियर तक फ्यूज यूज करते हैं। और जब भी ओवर करंट होता है तो वो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है, यानी सप्लाई और अप्लायंसेस या मशीन को डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे हमारे अप्लायंसेस और मशीन प्रोटेक्ट रहते हैं। इंसुलेटेड वायर यूज इन अ हाउस एंड इंडस्ट्रियल वायरिंग, कहीं पे भी वायरिंग हो, हाउस, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल वायरिंग, जहां पे भी इंसुलेटेड वायर यूज होते हैं, जैसे जनरली हाउस और इंडस्ट्रियल वायरिंग, कमर्शियल वायरिंग, जहां पे भी वायरिंग करते हैं वहां पे हम इंसुलेटेड वायर यूज करते हैं। फिर हम बात करेंगे सॉलिड इंसुलेटेड वायर और स्ट्रैंडेड इंसुलेटेड वायर। इसकी कुछ हमने इंफॉर्मेशन लास्ट वीडियो में अंदर डिस्कस की थी मैकेनिकल स्ट्रेंथ के बारे में। जैसे सॉलिड कंडक्टर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ स्ट्रैंडेड कंडक्टर से कम होती है। अगर सॉलिड कंडक्टर को बेंड करोगे तो इजीली ब्रेक हो जाएगा, जबकि स्ट्रैंडेड कंडक्टर के अंदर छोटे छोटे स्ट्रैंड्स होते हैं, उस वजह से उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। अगर बेंड करोगे तो भी वो ब्रेक नहीं होगा क्योंकि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। तो जनरली हम हाउस वायरिंग, इंडस्ट्रियल वायरिंग या कमर्शियल वायरिंग के अंदर ज्यादातर हम सॉलिड कंडक्टर के ज्यादा स्ट्रैंडेड कंडक्टर का ज्यादा यूज करते हैं। तो सॉलिड कंडक्टर क्या होता है? इफ देयर इज ओनली वन वायर अंडर अ सिंगल इंसुलेशन इट इज कॉल्ड अ सॉलिड इंसुलेटेड वायर। जैसे यहाँ पे अलग अलग साइज के हमारे सॉलिड कंडक्टर है, 1.5, 2.5, 3.5, 1/18, 3/20, तो ये सारे हमारे सॉलिड कंडक्टर्स है। फॉर एग्जाम्पल 1/18 वायर, द नंबर ऑफ वायर इज 1 एंड द गेज ऑफ द वायर इज 18। ठीक है। गेज और डायमीटर की भी बात करेंगे, क्योंकि कोई भी वायर और केबल हो तो वो गेज से डिफाइन होता है या डायमीटर से। जितना गेज इंक्रीज होता है उस उतना ही उस वायर या केबल का डायमीटर कम होता है। जैसे यहाँ पे 1/18 लिखा है, तो 1 उस पर्टिकुलर कोर होगी, सिंगल कोर या सिंगल कंडक्टर होगा, और 18 क्या है? 18 उस वायर का गेज है। ठीक है। फिर स्ट्रैंडेड कंडक्टर क्या होता है? अ टाइप ऑफ वायर दैट इज मेड बाय ट्विस्टिंग मोर देन वन सॉलिड वायर टुगेदर टू फॉर्म अ कोर इज कॉल्ड अ स्ट्रैंडेड इंसुलेटेड वायर। जैसे मैंने पहले ही बात की कि स्ट्रैंडेड कंडक्टर के अंदर बहुत छोटे छोटे स्ट्रैंड्स होते हैं, ये सारे स्ट्रैंड्स है। हर स्ट्रैंड्स का डायमीटर होता है, और जब आप उसको कंबाइन करोगे तो ओवरऑल डायमीटर उस वायर का होगा। और यही स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। हाउस वायरिंग और इंडस्ट्रियल वायरिंग में ज्यादातर स्टैंडर्ड कंडक्टर ही यूज होता है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी है और इजीली बेंड हो सकता है, ब्रेक नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 3/20, 7/20, 7/22 आर कॉमन स्टैंडर्ड। 3/20 यानी 3 उसके अंदर क्या है? स्ट्रैंड्स है, और 20 गेज का वायर है। ठीक है। हाउ टू मेजर द साइज ऑफ वायर विद सुटेबल एग्जांपल। ठीक है, हम एक एग्जांपल भी लेंगे कि किसी भी वायर है, जैसे 3/20 है, 7/20 है, तो उसका पर्टिकुलर एरिया कैसे निकलेगा वो भी हम देखेंगे। तो कैसे हम किसी भी वायर की साइज को मेजर कर सकते हैं? वायर इज मेजर्ड बेस्ड ऑन इट्स गेज नंबर। जैसे आप कहीं पे भी फ्यूज वायर लेते हो, नाइक्रोम वायर लेते हो, इंसुलेटेड वायर लेते हो, बेयर वायर लेते हो, तो उसको हम डिफाइन या तो डायमीटर से करेंगे या तो फिर हम उसको डिफाइन करेंगे गेज से। ठीक है। तो वायर को गेज से भी डिफाइन कर सकते हैं और डायमीटर से भी डिफाइन कर सकते हैं। मार्केट में आप कभी भी वायर को या केबल को परचेस करने जाओगे तो उसका आप डायमीटर या एरिया बताओगे या गेज का वायर बताओगे। तो कैसे हम उस पर्टिकुलर वायर का गेज मेजर करेंगे? वायर ऑफ डिफरेंट थिकनेसेस आर गिवन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो जनरली हम किसी भी वायर और केबल का गेज मेजर करने के लिए हम स्टैंडर्ड वायर गेज बोलते हैं, और स्टैंडर्ड वायर गेज से उसको हम SWG बोलते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज। तो उससे हम किसी भी वायर का गेज डिफाइन कर सकते हैं। For each number, its diameter is given in the table in inches and mm. So next slide के अंदर हम हर वायर का डायमीटर और गेज देखेंगे। वायर गेज आर मेजर यूजिंग अ टूल इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड वायर गेज। जैसे मैंने बताया कि स्टैंडर्ड वायर गेज से किसी भी वायर का हम गेज मेजर कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि गेज नंबर है 0 to 11 और 12 to 23, और भी इससे ज्यादा होते हैं।
और यहाँ पे डायमीटर, जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे गेज बढ़ता है तो डायमीटर क्या होता है, कम होता जाता है। जैसे एग्जांपल ले 4 गेज का वायर, तो उसका डायमीटर क्या है 5.89। अगर 10 गेज का वायर लोगे तो उसका डायमीटर क्या है 3.20। तो जैसे जैसे गेज बढ़ता है वैसे वैसे डायमीटर कम होता है। जनरली हम किसी भी सीलिंग फैन के या मोटर वाइंडिंग के अंदर 29 गेज का, 32 गेज का, 34 गेज का वायर यूज करते हैं। ठीक है। और जनरली हमारे हाउस वायरिंग में कम गेज का वायर यूज करते हैं, जैसे 14 गेज का, 16 गेज का, इस तरह का वायर हम यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी करंट रिक्वायरमेंट। और जनरली हमारी वायर की साइज, अगर कंडक्टर की साइज है, वो करंट के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे हमारे घर में बहुत सारे अलग अलग अप्लायंसेस यूज होते हैं, 60 एम्पियर का, 6 एम्पियर का। तो अलग अलग जगह पे जैसे अगर आपका मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है तो हम वहां पे 6 mm² का या 10 mm² का वायर यूज कर सकता है। क्योंकि उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। अगर कहीं लाइटिंग लोड है, जैसे ट्यूबलाइट के है, सीलिंग फैन है, तो वहां पे हम 1.5 mm² का वायर या 2.5 mm² का वायर यूज कर सकते हैं। अगर रेफ्रिजरेटर है या तो इलेक्ट्रिक आयन है, गीजर है, तो वहां पे हम 4 mm² का वायर यूज करेंगे क्योंकि वो करंट ज्यादा कंज्यूम करता है। ठीक है। As the number of value decreases, the thickness of wire increases. अगर गेज बढ़ता है तो उस वायर की थिकनेस कम होती है। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंडक्टर है, हम यहाँ पे इस स्लॉट के अंदर हम बेयर कंडक्टर को मेजर करें उसका डायमीटर। तो ये एक तरह का स्टैंडर्ड वायर गेज है जो हम किसी भी वायर का गेज डिफाइन कर सकते हैं, और उसके साथ में डायमीटर भी दिया होता है, तो जिससे हमें एग्जैक्ट पता चल सकता है कि उस वायर का डायमीटर या गेज क्या होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 20 गेज वायर इज थिनर देन अ 14 गेज वायर। जैसे मैंने बताया कि 14 गेज, गेज नंबर अगर 20 है और गेज नंबर 14 है, तो अगर कंपेयर करोगे तो 20 गेज का वायर की डायमीटर कम होगा कंपेयर टू 14 गेज। ठीक है। सो ये हम, जैसे हमने देखा कि जैसे जैसे गेज बढ़ता है वैसे वैसे डायमीटर कम होता है। जैसे हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है कि किसी भी वायर की साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 36/0.3। अब 36 क्या है, 36 पर्टिकुलर उस वायर के गेज है, और 0.3 क्या है, तो 0.3 उस हर स्ट्रैंड्स का डायमीटर है। यानी हर स्ट्रैंड्स, 36 टोटल स्ट्रैंड्स है और हर स्ट्रैंड्स का डायमीटर कितना है 0.3। तो अगर आप कंबाइन करोगे ये 36 स्ट्रैंड्स का तो ओवरऑल डायमीटर और ओवरऑल एरिया मिलेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 36/0.3 साइज वायर। तो कोई भी वायर का शेप सर्कुलर होता है, तो सर्कुलर बॉडी का डायमीटर एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू π/4d² इंटू 36। 36 क्यों लिया है, क्योंकि उस पर्टिकुलर वायर के कितने स्ट्रैंड्स है 36। अगर 18 है तो 18 लेंगे, 12 है तो 12 लेंगे। ठीक है। जितने स्ट्रैंड्स है उतना ही उस पर्टिकुलर स्ट्रैंड्स का एरिया हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे ये पर्टिकुलर एक स्ट्रैंड्स का है, अगर मल्टीप्लाई बाय 12 है, 12 स्ट्रैंड्स है तो 12 कर देंगे, 36 है यहाँ पे तो 36 करेंगे। तो हमने यहाँ पे सभी वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया है। पाई यानी 3.14 d², तो हमारा हर स्ट्रैंड्स का डायमीटर दिया है 0.3। तो 0.3 इंटू 0.3 क्योंकि d² है, इंटू 36 स्ट्रैंड्स है डिवाइडेड बाई 4। तो हमें कितना एरिया मिला 2.54 mm², यानी अप्रोक्सीमेट 2.5 mm² का एरिया है। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर वायर हम हाउस वायरिंग में यूज करते हैं। ठीक है। तो ये सारे कंटेंट हमने आज के वीडियो के अंदर कवर किए। हमने देखा कि वायर क्या होता है, केबल क्या होता है। वायर क्या होता है कि जिसमें से करंट इजीली फ्लो होता है फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। केबल क्या होता है, सिंगल कोर का हो या 3 कोर का हो, जब उसके ऊपर हम इंसुलेशन लेयर बाउंड करते हैं तो उसको हम केबल बोलते हैं। फिर हमने देखा बेयर वायर और इंसुलेटेड वायर क्या होता है। बेयर वायर क्या होता है, जिसके ऊपर इंसुलेशन कवर नहीं होता है, उसको हम बेयर वायर बोलते हैं।
जनरली ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ओवरहेड लाइन में, या तो रियोस्टेट या फ्यूज के अंदर हम जनरली बेयर वायर को यूज करते हैं। इंसुलेटेड वायर क्या होता है, किसी भी कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन बाउंड करते हैं तो इसको हम इंसुलेटेड वायर बोलते हैं। और जनरली इंसुलेटेड वायर हाउस वायरिंग, कॉमर्शियल वायरिंग या इंडस्ट्रियल वायरिंग के अंदर हम यूज करते हैं। फिर हमने देखा स्ट्रैंडेड कंडक्टर क्या होता है और सॉलिड कंडक्टर क्या होता है। स्ट्रैंडेड कंडक्टर यानी जिसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रैंड्स होते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। जबकि सॉलिड कंडक्टर के अंदर सिर्फ एक ही कंडक्टर होता है और उसके ऊपर इंसुलेशन बाउंड करते हैं। जबकि स्ट्रैंडेड कंडक्टर के अंदर छोटे छोटे स्ट्रैंड्स होते हैं और उसके ऊपर इंसुलेशन बाउंड करते हैं। ठीक है। और स्ट्रैंडेड कंडक्टर का एग्जांपल है जैसे 3/20, 7/20। 3/20 क्या होता है, 3 यानी उस पर्टिकुलर वायर के अंदर 3 स्ट्रैंड्स है और 20 गेज का वायर है। और 7/20 यानी 7 स्ट्रैंड्स है और 20 गेज का वायर है। अगर 1/18 है तो वो हमारा सॉलिड कंडक्टर होगा, यानी पर्टिकुलर एक ही कंडक्टर है और वो 18 गेज का वायर है। फिर हमने अलग अलग गेज के वायर और वायर के डायमीटर और गेज देखे। जैसे जैसे गेज बढ़ता है डायमीटर कम होता है। फिर हमने देखा कि कैसे हम किसी भी वायर का गेज फाइंड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड वायर गेज की हेल्प से हम उस पर्टिकुलर वायर का गेज और डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमने लास्ट में एग्जांपल देखा 36/0.3 पर्टिकुलर वायर का कैसे हम क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल सकते हैं। तो ये सारे कंटेंट्स हमने आज के वीडियो के अंदर देखा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।